क्वेश्चन नंबर बेटा 6 खंड य बोल रहा है बोर की क्वांटीकरण अभिग्रत क्या है, इसका स्पष्टीकरण दे ब्रोगली द्वारा कैसे किया गया, बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। देखो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये बोर का परमाणु मॉडल के बारे में और इसकी कमियां। देखो सबसे पहले बेटा ये क्या हमारा परमाणु है, ये क्या हमारा परमाणु है। इस परमाणु के ये परमाणु हो गया, परमाणु के केंद्र को हम नाभिक बोलते हैं, परमाणु के केंद्र को हम क्या बोलेंगे, नाभिक बोलते हैं। और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में गत करते हैं। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वृत्ताकार कक्षाओं में गत करते हैं। इस तरीके से, इस तरीके से क्या करेंगे बेटा, गत करेंगे। और प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा कैसी होगी, निश्चित होती है। प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा कैसी होगी, निश्चित होती है। इन्हें बोलते हैं ऊर्जा स्तर। क्या बोलेंगे, इन कक्षाओं में बेटा जो ऊर्जा है वही क्या कहलाएगी बेटा, ऊर्जा स्तर। इन्हें क्या किया जाता है, इन कक्षाओं को के एल एम डॉट 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 या संख्याएं 1 2 3 डॉट 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 4, इनसे बेटा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में बेटा प्रवेश कर रहे हैं तो प्रथम ऊर्जा स्तर, इलेक्ट्रॉन बेटा दूसरी कक्षाओं में गत कर रहे हैं द्वितीय ऊर्जा स्तर, इलेक्ट्रॉन तीसरी बेटा ऊर्जा तीसरी कक्षाओं में गत कर रहे हैं तो तृतीय ऊर्जा स्तर। पहले स्तर की ऊर्जा एक अपनी निश्चित होगी, दूसरे स्तर की ऊर्जा अपनी निश्चित होगी, तीसरे बेटा तीसरे वाले जो कक्षक है इसकी ऊर्जा कैसी होगी, निश्चित होगी। यानी प्रत्येक कक्षक की जो ऊर्जा होती है वह कैसी होती है, निश्चित होती है। इनको क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं ऊर्जा स्तर। दूसरा, इलेक्ट्रॉन तभी बेटा गत कर सकेगा, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में गत कर सकेगा या घूमता है जिसका कोणीय संवेग h/2π का क्या हो, पूर्ण गुणक हो। जो h/2π का क्या हो, पूर्ण गुणक हो। तो इलेक्ट्रॉन, क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन तभी कक्षाओं में घूम सकता है जब उसका कोणीय संवेग h/2π का क्या हो, पूर्ण गुणक हो। अर्थात यहां पर जो m कोणीय संवेग mvr बराबर होगा h/2π के। पर इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में गत कर रहा है, तो यहां पर क्या मान ले रहे, nv कक्षा में गत कर रहा है। ये आपके लिए फॉर्मूला पूछा गया है जहां h हमारा क्या है, प्लांक नियतांक है जिसका मान है 6.62 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल सेकेंड। क्लियर। तीसरा पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जाओं की कक्षाओं में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे, जहां निम्न ऊर्जाओं की कक्षाएं होंगी वहां पर रहेंगे। इनको बोलते हैं उनकी मूल अवस्था। क्या बोलते हैं, मूल अवस्था। जब इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था से उच्च ऊर्जा वाले बेटा स्तर में जाएगा, मूल अवस्था से उच्च ऊर्जा वाले स्तर में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। जब मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन मान लो पहले से दूसरे में जा रहा है, उच्च ऊर्जा वाले स्तर में जा रहा है, तो ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, यानी 3 से मैंने मान लिया बेटा 1 में आ रहा है, 3 से किस में आ रहा है, 1 में आ रहा है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। क्लियर। तो यहां पर बेटा जो ऊर्जा, अगर हम ऊर्जा में कमी निकालेंगे तो E2 में से किसे घटा दो, E1 को। क्लियर। यहां से बेटा आप लोग, ये हमारा हो गया बोर का परमाणु मॉडल, और मैंने बेटा यही पॉइंट लिखे हुए हैं। क्लियर, नोट करिए इनको, उसके बाद कमियां पढ़ाते हैं। इसके बाद बेटा बोर मॉडल की कमियां। पहला है, यह सिद्धांत केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन, लिथियम आदि के लिए ही प्रयुक्त हुआ, अन्य के लिए बेटा यह लागू नहीं हुआ। ठीक है। दूसरा,
इस सिद्धांत में नाभिक को क्या माना गया है? स्थिर माना गया है। यह तभी संभव है जब नाभिक का द्रव्यमान कैसा हो? अनंत हो। यह कैसा है? तभी संभव है जब नाभिक का द्रव्यमान कैसा हो? अनंत हो। तीसरा पॉइंट, इसके आधार पर स्पेक्ट्रमी रेखाओं की जो तीव्रता है इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। चौथा पॉइंट, इसके आधार पर स्पेक्ट्रमी रेखाओं की जो सूक्ष्म संरचनाएं हैं इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। क्लियर? तो ये बेटा हमारा बोर का परमाणु मॉडल और कमियां हो गई, नोट करिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 6 का अथवा। बोल रहा है निरपेक्ष ताप T पर किसी कण की ऊर्जा, देखो कण की ऊर्जा कितनी है? K इंटू में T की कोटि की है। 27 डिग्री C पर ऊष्मीय न्यूट्रॉन के तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। इसी तरंग दैर्घ्य के फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यह यहाँ पर के बोल्ट्जमैन नियतांक है। के क्या हमारा? बोल्ट्जमैन नियतांक है। आपको के का मान बेटा सवाल में पीछे दे रखा होगा, जो आपका पेपर होता है, पेपर के पीछे इन नियतांकों के मान दे रखे होते हैं। देखो सबसे पहले किसकी ऊर्जा निकालनी? न्यूट्रॉन की तरंग दैर्घ्य। तो न्यूट्रॉन की तरंग दैर्घ्य निकालनी तो बेटा ये ऊर्जा किसकी है? न्यूट्रॉन की ऊर्जा। और न्यूट्रॉन की ऊर्जा E बराबर क्या होता है? E बराबर दे रखा है K इंटू में T। T तापमान है और T तापमान दे रखा है 27 डिग्री C, पर तापमान हमारा केल्विन में होता है। तो 27 प्लस 273 बराबर कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। ये हो जाएगा तापमान। और हमसे पूछा है 27 डिग्री C पर न्यूट्रॉन की तरंग दैर्घ्य। तो न्यूट्रॉन की तरंग दैर्घ्य लैम्डा पूछी है, लैम्डा। तो दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य से लैम्डा बराबर होता है H अपॉन अंडर रूट में 2m इंटू में E, 2m इंटू में E, अर्थात H अपॉन अंडर रूट में 2m इंटू में E की जगह बेटा क्या लगाएंगे? K इंटू में T। और K हमारा क्या है? बोल्ट्जमैन नियतांक। मान लगाएंगे 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड। ये प्लांक नियतांक का मान होता है। H का मान बेटा फिक्स होता है। H बराबर होता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही अंडर रूट में 2 इंटू में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27। के बेटा क्या हमारा? बोल्ट्जमैन नियतांक है। और के का मान है 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस के 23। ये किसका मान है? ये मान है बेटा के का, बोल्ट्जमैन नियतांक का। और उसके बाद टी का मान बेटा कितना लगाएंगे? 300। टी का मान कितना लगाएंगे? 300। अब इसको हल करेंगे बेटा तो यहां से हमारा तरंग दैर्घ्य निकलाएगा। देखो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 वट्टे अंडर रूट में। अब देखो 27 और 33, 27 और 33 ये हो जाएंगे बेटा 10 की पावर माइनस के 50। 7 और 3 10, 2 और 2 4 और 1 5, माइनस के 50 घात हो गई। उसके बाद बेटा अब करना क्या है? अब गुणा कर दो। 167 का 138 में गुणा करेंगे। 167 का 138 में गुणा करिए। देखो 8 सत्ते 56, 8 छिंग 48, 48 और 5 53, और 8 एकम 8, 8 और 5 13। 8 सत्ते 56, 5 8 छिंग 48, 48 और 5 53, और हासिल 5 8 एकम 8 और 8 और 5 13। 7 तिया 21, 7 तिया 21, और 6 तिया 18 और 2 20, और 3 एकम 3, 3 और 2 5, 7 6 1। तो 6 3 और 1 4, 7 3 10, 6 5 11 12 और 1 13 2, यानी बेटा ये निकलेगा। और 3 दूनी 6 का गुणा और इसमें कर दीजिए, 6 का गुणा और कर देंगे क्योंकि 3 दूनी 6। देखो तो यहां से 6 रहेंगे 36, 6 चौगु 24, 24 और 3 27, 24 और 3 27,
छतिया 18, 6 दूनी 12 और एक 13। तो कितना निकलेगा बेटा? ये निकलेगा 13 82 और 13 82 76। पर कै जीरो अभी और है 1 2, तो 2 जीरो और बढ़ाओ। अब कैंक 10 लगना है, टोटल कैंक 10 लगना है, 2 और 2 4, तो 1 2 3 और 1 4, दशमलव बेटा कहीं यहां कहीं आ जाएगा। ठीक है, ये अब देखो इसके आगे बेटा हल करेंगे, इसके आगे अब हल करेंगे। देखो यहां से अंडर रूट में अगर 2 10 हैं, अंडर रूट में कितने 10 हैं? 2 10 हैं, अंडर रूट में 2 10 हैं, तो कितना 10 बाहर आ जाता है बेटा? 1 10 बाहर आ जाता है। तो ऐसे अंडर रूट में 50 10 हैं, ऐसे अंडर रूट में कितने 10 हैं? 50, तो कितने बाहर आ जाएंगे? तो आधे बाहर आ जाएंगे। तो यहां से लैम्डा बराबर 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 बट्टे 50 हैं, अंडर रूट 50 हैं, आधे बाहर ले लो बेटा, कितना निकलाएगा? 25 इंटू में देखो यहां से बेटा क्या करेंगे? दशमलव हटाओ, नीचे क्या जीरो बढ़ जाएंगे? 1 2 3 और 1 4, तो 1 2 से 2 जीरो कैंसिल। 13 82 76, 13 82 76, ये लगभग में 371.8 बट्टे 100 कितने का वर्गमूल होता है? 10 का। 10 का भाग और देंगे इसमें, तो एक अंक दशमलव और खिसक आएगा इधर, तो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 बट्टे 10 की पावर माइनस के 25 इंटू एक अंक दशमलव और खिसका देंगे इधर, तो बेटा ये हो जाएगा 37.18। अब करना क्या है? ऊपर बेटा कैंक दशमलव में ऊपर है हमारा 1 और नीचे कैंक दशमलव है 2, तो करना क्या है? इन माइनस की घात को पहले ऊपर ले जाओ, तो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34, ये माइनस के 25 ऊपर जाके प्लस के 25 बट्टे 37.18। अब करना क्या है बेटा? दशमलव, अब दशमलव कब हटेगा? ऊपर एक अंक 2 दशमलव है, नीचे 2 अंक, ऊपर बेटा 1 जीरो और बढ़ाओ, 2 अंक दशमलव से 2 अंक दशमलव कैंसिल। अब करना क्या है? 37 18 का भाग दे दो, कितने में देंगे? 660 में। भाग जाएगा नहीं, भाग टूटे बिंदी 0। 37 दूनी बेटा ज्यादा हो जाएंगे, एक बार जाएगा 37 18, बचेगा कितना? यहां पर 2 बचेगा, यहां पर 9 9 में से 1 गया 8, यहां पर 15 में से 7 गए 8, 5 में से 3 गया 2, जीरो बढ़ाएंगे, 3 सत्ते 21, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7, 7 और 5 12, और 7 सत्ते 49 और 1 50, 7 तिया 21, 21 और 5 26। बेटा ये कितने बार जाएगा? यहाँ बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 11 में 9 7 2, फिर क्या करेंगे बेटा? फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर कितने बार जाएगा? फिर से 7 बार, तो 0.177 और 10 की माइनस के 34 में से प्लस के 25 गए, तो बचेंगे माइनस के 9, और ये किसमें निकलेगी? ये तरंग दैर्घ्य निकलेगी किसमें? मीटर में। किसमें निकलेगी? मीटर में। पर हमें बेटा तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में लाना है। किसमें लाना है? एंगस्ट्रॉम में। तो एंगस्ट्रॉम में लाने के लिए बेटा इसे 10 की पावर माइनस के 10 बनाओ, एक अंक दशमलव सीधे हाथ की ओर, तो 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस के 1 उधर और बढ़ जाएगी, एक अंक दशमलव इधर और खिसकाया, माइनस की 1 घात और माइनस की 9, माइनस के 10 मीटर। तो 10 की पावर माइनस के 10 मीटर बराबर हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम के। कितने के? 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये बन जाएगा 1.77 और ये पूरा 1 एंगस्ट्रॉम बन जाएगा। ये बेटा निकाल ली तरंग दैर्घ्य। ये क्या निकाल ली हमने? तरंग दैर्घ्य। इसके बाद हमसे बेटा दूसरा पूछा है फोटोन की ऊर्जा। फोटोन की ऊर्जा तो E बराबर होता है hc अपॉन लैम्डा। E बराबर hc अपॉन लैम्डा। h का वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34, c का वैल्यू 3 गुणा 10 की पावर 8 वट्टे तरंग दैर्घ्य बेटा मीटर वाली लगाना है। कौन सी लगाना है? मीटर वाली। 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस के 10। क्यों? क्योंकि यहाँ जूल सेकंड मात्रक है। क्लियर? और यहाँ प्रकाश का वेग मीटर प्रति सेकंड में, इसलिए बेटा इसे यहाँ पर मान मीटर वाला लगाएंगे। 66 तिया 198 एक अंक बाद दशमलव इंटू 10 की पावर माइनस के 34, 10 की पावर 8, जे माइनस के 10 ऊपर जाके प्लस के 10 बट्टे
1.77। अब ऊपर एक अंक दशमलव नीचे 2, तो एक जीरो और बढ़ा लो, दशमलव से दशमलव कैंसिल। 177 का भाग कितने में दे दो? 177 का भाग देंगे 1980 में, तो 177 का भाग देंगे 1980 में। देखो एक बार जाएगा, बचेगा कितना है यहाँ पर? 1 2 0। फिर एक बार जाएगा 177 3, और यहाँ पर बेटा बचेगा 10, 10 में 3, फिर 10 लगाओ, 0 बढ़ाओ, दूनी बेटा कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर बेटा कितने बार जाएगा? ये 2 बार। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3। ये ज्यादा बार हो जाएगा। ये कितने बार हो जाएगा? ज्यादा बार, इसलिए बेटा ये कितने बार जाएगा? 1 बार। तो 177। तो यहां पर बेटा कितना निकलेगा? यहां निकलेगा 11.1, 11.1 इंटू 34, ये किसके? माइनस के, और 10 और 8 18 किसके? प्लस के। तो 34 में से 18 गए, 34 में से 18 जाएंगे, कितने बचेंगे? 14 में से 8 गए 6, यानी 16, 10 की पावर माइनस के 16 जूल। ये क्या निकलेगी बेटा? ऊर्जा। किसमें निकलेगी? जूल में। किसमें निकलेगी? जूल में। क्लियर? अगर बेटा हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछेगा तो बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 से इसमें क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। क्लियर? तो यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा और निकाल, E बराबर 11.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 16 बट्टे भाग कर देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। ये दशमलव से ये दशमलव कैंसिल, दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? 16 का भाग करेंगे 111 के अंदर, 16 का भाग करेंगे 111, 16 6 96, 16 7 112 ज्यादा हो जाएंगे, 16 6 96, 5 बचेगा 10, यहाँ पर बचेगा 10, 10 में से 9 गया 1, 10 लगाओ 0 बढ़ाओ, 16 निम्मा 144। ठीक है? तो यहाँ पर बचेगा बेटा कितना? 6, और फिर बेटा 0, 16 दूरी 32, 16 चौक 64 ज्यादा, 16 तिया 48, यानी बेटा ये निकलेगा E बराबर 6.93 इंटू माइनस के 19 ऊपर जाके प्लस के 19, तो माइनस के 16 इंटू 10 की पावर प्लस के 19। अब यहां से बेटा क्या होगा? 6.93, 19 में से 16 गए प्लस के 3, और प्लस के 3 यानी 1000 का गुणा करेंगे तो तो यहां पर 693, और क्या 0 बढ़ा दो 3, क्या एक बाद 10 लगा दो, 2 अंक बाद क्या लगा देंगे? 10 लगा देंगे ये। और ये बेटा किस में निकलेगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। क्लियर? नोट करिए सवाल को। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन बोल रहा है, क्या कह रहा है कि यौगिक जो संयुक्त वाला निकालना है, सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख बनाकर समझाइए, यानी प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा समझाना है, और इसकी आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र निकालना है। क्लियर? लेकिन हम यहां पर क्या करेंगे? पूरी की पूरी डेरिवेशन को लेकर चलते हैं, ताकि आपको अगर दोबारा पूछा जाए क्वेश्चंस तो आप लोग बड़े आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है क्या। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से अति सूक्ष्म वस्तुओं को उनके बड़े आकार में देखा जा सकता है। क्लियर? तो यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से, जिसके द्वारा अत्यधिक छोटी वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। उसके बाद बेटा इसकी संरचना, तो संरचना कैसी होगी? ये बेटा देखो धातु की, इसमें धातु की एक बेलनाकार नली के एक सिरे पर कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे क्या बोलेंगे? अवदृश्यक लेंस। तथा इसी नली के दूसरे सिरे पर एक अधिक फोकस दूरी का दूसरा उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नेत्र का लेंस। अवदृश्यक लेंस वस्तु की ओर होता है, नेत्र का लेंस आंख की ओर होता है। क्लियर? और क्या किया जाता है कि जो इसे दंड चक्र द्वारा प्रथम नली को आगे पीछे खिसकाकर इनके बीच की दूरी को क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। भाई इनके बीच की दूरी बदलनी है, आगे पीछे खिसकाएंगे दंड चक्र द्वारा। अब समायोजन क्या होगा?
तो जो नेत्रिका लेंस है, इस नेत्रिका लेंस के आगे पीछे इस प्रकार समायोजित करते हैं। सर्वप्रथम नेत्रिका लेंस को आगे पीछे खिसका कर इस प्रकार समायोजित करते हैं कि इसमें जो क्रॉस तार है वो बेटा क्या दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई दे। और क्या किया जाए, जब क्रॉस तार स्पष्ट दिखाई देगा तो वस्तु के सामने, वो सॉरी अवदर्शक लेंस के सामने हम क्या रख देंगे, इसके ठीक सामने कुछ दूरी पर, फोकस दूरी से अधिक, फोकस दूरी से अधिक कुछ दूरी पर क्या रखेंगे, वस्तु को रख देते हैं। और वस्तु को रखने के बाद दंड चक्र को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बने। वस्तु का क्या बने, वास्तविक प्रतिबिंब बने। और वस्तु हमें कैसी दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई दे। अब देखो प्रतिबिंब का बनना, देखो सबसे पहले बेटा यहां पर क्या लेंगे, ये पहला लेंस है, इस लेंस को बोलेंगे अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस, इससे बेटा ये अभिदृश्यक लेंस मतलब जिस वस्तु की ओर रखा हुआ, जो लेंस वस्तु की ओर होगा उसे अभिदृश्यक लेंस, जो लेंस नेत्रिका आंख की ओर होगा उसे नेत्रिका लेंस। तो यहां पर ये इसका क्या होगा, फोकस, ये इसका क्या है, फोकस। अब करना क्या है कि हमें वस्तु को रखना है इस फोकस दूरी से कुछ अधिक दूरी पर, फोकस दूरी से कुछ अधिक दूरी पर रखेंगे तो क्या होगा, इस वस्तु का हमें वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु का क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। तो मैंने बेटा वस्तु को रख दिया यहां पर फोकस दूरी से कुछ अधिक दूरी पर। पहली प्रकाश की किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, वो जाएगी बेटा द्वितीय फोकस से। कहां से जाएगी, द्वितीय फोकस से। ये वस्तु रखी है ए बी, दूसरा पॉइंट, दूसरी किरण आरेख, वो डालेंगे इसके प्रकाशिक केंद्र से, और जो किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी इस तरीके से। क्लियर, यहां से। अब ये जहां पर काटा इन्होंने वहां पर इनका क्या बन गया, प्रतिबिंब, ए डैश बी डैश। इस वस्तु का इतना बड़ा प्रतिबिंब, इस वस्तु का इतना बड़ा प्रतिबिंब, पर प्रतिबिंब बना कैसा, वास्तविक। ऐसा क्यों, क्योंकि वस्तु फोकस दूरी से कुछ अधिक दूरी पर रखी हुई है, और फोकस दूरी और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता, आभासी। अब क्या होगा कि इसके आगे एक लेंस और लगा होता है, और ये दूसरा लेंस, नली जो आपकी बेलनाकार नली होती है, इसके दूसरी ओर एक बड़े द्वारक का लेंस लगा होता है, इसे बोलते हैं नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस। अब नेत्रिका लेंस क्या होगा समझते हैं। इन किरणों को आगे की ओर ले जाएंगे, इन किरणों को आगे की ओर ले जाएंगे इस तरीके से, टकराएगी, ये किरण इधर जाएगी, दूसरी किरण बेटा ये जाएगी। अब ये किरण इधर तो बेटा कभी आपस में नहीं मिलेंगी, क्योंकि इस ओर हमारी कौन है, आंख, इस ओर हमारी कौन है, आंख, इस ओर हमारी आंख है। एक किरण बेटा इधर जा रही है, दूसरी किरण इधर जा रही है, तो इधर तो इनका प्रतिबिंब नहीं बनना है। फिर क्या करेंगे, इन किरणों को बेटा हम पीछे की ओर खिसकाएंगे, इन किरणों को हम कहां खिसकाएंगे, पीछे की ओर, और एक किरण को डालेंगे बेटा इसके प्रकाशिक केंद्र ओ से। ये जहां पर बेटा ये एक दूसरे को काट देंगे वहीं पर क्या बन जाएगा, इनका प्रतिबिंब, वहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब, इस तरीके से। ये इस तरीके से यहां पर काट रही है तो ये बन रहा है प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब, ए डबल डैश बी डबल डैश। क्लियर। तो सबसे पहले क्या किया था, वस्तु ए बी को फोकस से कुछ दूरी पर रखा, जिसने प्रतिबिंब बनाया ए डैश बी डैश पर। कहां बनाया, ए डैश बी डैश पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाया। पर इन किरणों को हम कहां ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे, और किस लेंस में ले जाएंगे, जो आंख की ओर दूसरा लेंस होगा उसमें। अब यही किरणें जो प्रतिबिंब बन रहा है, यही प्रतिबिंब दूसरे वाले लेंस के लिए किसका काम करना शुरू कर देता है, वस्तु का। यानी इस लेंस से जो वस्तु है बेटा, वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दूसरे वाले लेंस के लिए
काम किसका करना शुरू कर देगा, वस्तु का काम करना शुरू कर देगा। तो ये किरणें जाएंगी और इनका प्रतिबिंब, इस प्रतिबिंब का भी इतना बड़ा प्रतिबिंब बेटा कहां मिलता है, ए डैश बी डैश पर बनता है। क्लियर। वस्तु द्वारा आंख पर बना कौन, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कौन, एल्फा कहलाएगा। अंतिम प्रतिबिंब ये रहा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कौन, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कौन, ये वाला एंगल कौन सा कहलाएगा, बीटा। कौन सा कहलाएगा, बीटा कहलाएगा। ठीक है, ये अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण कौन सा कहलाएगा, बीटा। क्लियर। अवदर्शक लेंस के लिए वस्तु को यूओ से, प्रतिबिंब को बीओ से और फोकस दूरी को एफओ से, जबकि नेत्र का लेंस को यूई, एफई और वीई। ठीक है। अब देखो यहां पर रखी हुई है बेटा वस्तु, तो वस्तु को बेटा किससे लिखेंगे, यूओ से। वस्तु को किससे लिखेंगे, यूओ से। इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ए डैश बी डैश पर, तो इसका प्रतिबिंब बेटा, इस वाले लेंस का प्रतिबिंब किधर बेटा बनेगा, ए डैश बी डैश पर, तो इसे किससे लिखेंगे, वीओ से। इस वस्तु का ये प्रतिबिंब, और ये बेटा लेंस कौन सा हमारा, अभिदृश्य। अब ये बेटा लेंस कौन सा है, नेत्र का लेंस, पर ये किसका, ये प्रतिबिंब किसका काम कर रहा है, वस्तु का। और नेत्रिका के लिए वस्तु बेटा किससे लिखेंगे, यूई से। क्लियर, यूई से। अब हमारे निकालने के लिए रह गई है आवर्धन क्षमता, तो पहले बेटा इसको नोट करिए। इसके बाद बेटा हम निकालेंगे आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र, क्षमता, और आवर्धन क्षमता बेटा m बराबर होती है बीटा बट्टे एल्फा। आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होती है, बीटा बट्टे एल्फा। क्लियर। अब देखो इस प्रतिबिंब का भी इतना बड़ा प्रतिबिंब बना, पर इस नेत्रिका के लिए बेटा प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ए डैश पर, और नेत्रिका के लिए जब प्रतिबिंब ए डैश पे बन रहा है तो ये दूरी क्या बन जाएगी, बीई। क्या बन जाएगी, बीई। तो सबसे पहले यहां पर बेटा जो अल्फा होता है वह लगभग बराबर होता है tan अल्फा के, बीटा बराबर होगा लगभग में tan बीटा के। तो m बराबर बीटा की जगह लगाएंगे tan बीटा बट्टे अल्फा की जगह लगाएंगे tan अल्फा, और बीटा हमारा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बट्टे अल्फा क्या होगा, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। क्लियर। तो सबसे पहले बेटा हम क्या निकालेंगे, tan अल्फा। tan अल्फा, और tan अल्फा के लिए बेटा कौन सा त्रिभुज लेंगे, अल्फा कोण ये रहा, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बेटा ये रहा त्रिभुज ए बी सी। कौन बेटा ये अल्फा, कौन कौन सा अल्फा। कोण के सामने वाली भुजा बेटा लंब, सबसे बड़ी भुजा ये रही कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। ये क्या हो जाएगा, आधार। क्लियर। अब देखो यहां से tan, चूंकि सूक्ष्मदर्शी में जो वस्तु रखी होती है वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर मानी जाती है। क्या मानी जाती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो ये बेटा यहां से ये वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है, ये वस्तु बेटा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी हुई है। सूक्ष्मदर्शी में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को माना जाता है, जबकि दूरदर्शी में वस्तु कहां रखी होती है बेटा, अनंत पर। क्लियर। देखो तो tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब वाली भुजा बेटा कौन सी है, लंब वाली भुजा है ए बी बट्टे आधार वाली भुजा कौन सी है, ए सी। तो यहां से tan और ए सी तक, ए से सी तक दूरी बेटा कितनी है, डी, तो ए बी बट्टे डी। ये हमने बेटा निकाल लिया। और कोण कौन सा हमारा, अल्फा। कोण कौन सा हमारा, अल्फा। तो थीटा की जगह कौन लगाएंगे, अल्फा। तो ये हमने निकाल लिया tan अल्फा के बारे में। किसके बारे में निकाल लिया, tan अल्फा के बारे में। ठीक है। अब निकालेंगे tan बीटा के बारे में। अब tan बीटा कहां मिलेगा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा
आंख पर बना दर्शन कोण, यही तो बेटा, यही तो त्रिभुज है बीटा, इसी के अंदर मिल रहा है। इस त्रिभुज के अंदर क्या मिल रहा है? बीटा। ए डबल डैश बी डबल डैश ओ के अंदर कौन मिल रहा है? बीटा। पर बेटा बीटा एक जगह और मिल रहा है, कहां? ए डैश बी डैश ओ, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के अंदर भी तो कौन मिल रहा है? बीटा। इस त्रिभुज के अंदर भी कौन मिल रहा है? बीटा मिल रहा है। इसका मतलब यह कि इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर छोटा वाला त्रिभुज आया है, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर क्या है? समरूपता है, और समरूपता की वजह से बेटा ये त्रिभुज आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे इस स्थिति में? हम बेटा जो बीटा निकाल लेंगे वो किस वाले त्रिभुज से निकाल लेंगे? इस छोटे वाले त्रिभुज से। किससे निकाल लेंगे? छोटे वाले त्रिभुज से। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में, देखो त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में, देखो यहां से ये रहा बेटा त्रिभुज, और इस तरीके से ये बेटा ओ है, ओ बी डैश, ये ए डैश, ये कोण बीटा, बीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण, तो ये वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? आधार। और tan बीटा बराबर होगा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब कौन सा है? ए डैश बी डैश बट्टे आधार, आधार बी डैश ओ, बी डैश ओ। क्लियर? तो ए डैश बी डैश वट्टे वी डैश ओ, ये दूरी बेटा क्या है? यू ई। लेंस से इधर की दूरियां ऋणात्मक, इधर की दूरियां ऋणात्मक, लेंस से इधर की दूरियां बेटा धनात्मक। इस लेंस से इधर की दूरियां ऋणात्मक, इधर की दूरियां धनात्मक, लेंस से इधर की दूरियां ऋणात्मक, लेंस से इधर की दूरियां धनात्मक, लेंस के बाईं ओर दूरियां ऋणात्मक, लेंस से दाईं ओर दूरियां ऋणात्मक। लेंस के ऊपर बेटा जो ऊंचाई होगी वो धनात्मक, नीचे वाली जो हाइट होगी बेटा वो कैसी ली जाती है? ऋणात्मक ली जाती है। क्लियर? तो बी डैश ओ लेंस के बाईं ओर उपस्थित है, और बी डैश ओ तक की दूरी क्या है? यू ई। चिन्ह कैसा ले लिया जाएगा? माइनस का। ये निकाल लिया हमने tan बीटा। क्या निकाल लिया? tan बीटा। पर यहां पर बेटा देखो, यहां पर कौन है? ए बी है, यहां पर कौन है? ए डैश बी डैश है। तो हमें क्या निकालना? हमें बेटा हमें क्या निकालना है? इस ए बी को निकालना है। किसको निकालना? ए बी को। तो आप पढ़ के आए हैं रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन m बराबर होता है I अपॉन ओ बराबर B अपॉन यू। m बराबर I अपॉन ओ बराबर B अपॉन यू, किसके सूत्र से? लेंस के रेखीय आवर्धन से, लेंस के रेखीय आवर्धन से। देखो कैसे निकालेंगे? देखो I वस्तु बेटा यह रहा ना, वस्तु वाला लेंस लेंगे। क्यों? क्योंकि ए डैश बी डैश क्या है? इस अवदर्शक लेंस का प्रतिबिंब। ए डैश बी डैश क्या है? इस अवदर्शक लेंस का प्रतिबिंब। अब देखो तो आई यहां पर बेटा देखो, सबसे पहले प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब की ऊंचाई, अंतिम प्रतिबिंब की ऊंचाई कौन सी है बेटा? ये रही ए डैश बी डैश। पर ये ऊंचाई बेटा ऊपर है या नीचे है? ये बेटा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई किधर है? नीचे। चिन्ह कैसा लिया जाएगा? माइनस का। वट्टे वस्तु की ऊंचाई, इस लेंस के लिए बेटा वस्तु कहां रखी हुई है? ये रही ए बी। वस्तु की ऊंचाई ऊपर की ओर है, इसलिए बेटा कैसा लिया जाएगा? धनात्मक, बराबर वी। इस लेंस का प्रतिबिंब भी, इस लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या है? वी ओ। लेंस से उधर है धनात्मक वट्टे यू। इस लेंस के लिए बेटा वस्तु किधर रखी हुई है? इधर। और वस्तु तक की दूरी यू ओ। चिन्ह कैसा लिया जाएगा? माइनस का। ये तो बेटा क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहां से ए बी ये भाग में है, दूसरी जाके गुणा में, तो ए डैश बी डैश बराबर ए बी इंटू में वी ओ वट्टे यू ओ। इस
ए डैश बी डैश का वैल्यू यहां लगा देंगे। क्लियर? तो यहां लगाएंगे टेन बीटा बराबर ए डैश बी डैश की जगह लगाएंगे ए बी इंटू में वी ओ वट्टे यू ओ इंटू में बट्टे में बेटा कौन है, बट्टे में यू ई है पर चिन्ह काय का है, ये माइनस का है। वट्टे में यू ई और चिन्ह काय का है, माइनस का। ये हमने निकाली है बेटा टेन बीटा। इस ए डैश बी डैश को उठा के यहां लगा दो तो ए बी इंटू में वी ओ वट्टे यू ओ और बट्टे में कौन है, यू ई और चिन्ह काय का है, माइनस का। अब निकाल लेंगे आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता m बराबर टेन बीटा वट्टे टेन अल्फा। तो बीटा का वैल्यू बेटा क्या निकाला आपने निकाला है माइनस के ए बी इंटू में वी ओ वट्टे यू ओ इंटू में यू ई वट्टे टेन अल्फा और टेन अल्फा है ए बी बट्टे डी। ए बी बट्टे डी बाहर का बाहर गुणा और अंदर का अंदर गुणा, अंदर का अंदर गुणा। क्लियर? तो बेटा मैं इधर कर दे रहा हूं इसको देखो। तो यहां पर हो जाएगा m बराबर बाहर का बाहर गुणा करेंगे, माइनस चिन्ह आगे ले रहे हैं ए बी इंटू में बी ओ इंटू में किसका करेंगे डी वट्टे यू ओ इंटू में यू ई और इंटू में कौन है ए बी। तो ए बी से ए बी कैंसिल, तो फॉर्मूला निकलेगा m बराबर माइनस यू ओ ऊपर बी ओ अपॉन यू ओ और इंटू में डी अपॉन यू ई। ये बेटा किसके लिए फॉर्मूला निकलेगा, रेखीय आवर्धन। संयुक्त सूक्ष्म दर्शक के लिए क्या निकलेगा, रेखीय आवर्धन। नोट करिए। इसके बाद बेटा इसके दो केस और बता दे रहे हैं, अभी कंप्लीट कर लेंगे। नोट करो यहां तक। इसके बाद बेटा इसके केस पढ़ रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन केवल सवाल के अंदर इतना ही पूछा गया था, लेकिन बेटा इस क्वेश्चन को हम पूरा कर रहे हैं। क्या है कि पहला केस ये है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत, पहला केस जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है। कहां बनता है, ये प्रतिबिंब कहां बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर। और दूसरा केस कहां बनेगा, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। तो अनंत के लिए बेटा ये क्रीड़ा कैसी कर देना, समांतर। कैसी कर देना, समांतर कर देना। क्लियर? तो बी है बेटा वो कहां बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। इस लेंस से प्रतिबिंब किधर बन रहा है, इधर बन रहा है। चिन्ह कैसा लेंगे, माइनस यू। इस लेंस अंतिम प्रतिबिंब के लिए बेटा वस्तु कौन है बेटा, यू ई पर बेटा वस्तु किधर रखी हुई है, इस ओर, चिन्ह माइनस। और फोकस दूरी बेटा इसकी बेटा क्या हो जाएगी, एफ पी। इसके लिए फोकस दूरी बेटा क्या हो जाएगी, एफ पी। क्लियर? अब लगाएंगे लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो देखो 1/f की जगह क्या लगाएंगे, एफ ई बराबर 1/b की जगह माइनस के डी माइनस 1/u की जगह माइनस के यू ई। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/f ई बराबर माइनस के 1/d और प्लस 1/u ई। माइनस का 1/d इधर जाके प्लस के हो जाएंगे बराबर 1/u ई। अब इस 1/u ई का मान कहां रख दो, आवर्धन क्षमता में। तो आवर्धन क्षमता निकाली है, आवर्धन क्षमता m बराबर निकाला है माइनस के b अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन बेटा यू ई। तो 1/u ई का वैल्यू कौन सा लगा देंगे, ये वाला लगा देंगे। क्लियर? तो लगाएंगे बेटा यहां पर, तो 1/, यहां पर लगाएंगे m बराबर माइनस के बी ओ अपॉन यू ओ डी और 1/u ई का वैल्यू लगाएंगे 1/f ई प्लस 1/d। क्लियर? अब d का इसके अंदर गुणा कर दो तो माइनस के वी ओ अपॉन यू ओ, डी का इसके अंदर गुणा करेंगे तो d अपॉन एफ ई प्लस d अपॉन डी
डी से डी कैंसिल, तो माइनस के बी अपॉन यू ओ और डी अपॉन एफ पी और प्लस के 1। तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बढ़ रहा है तब बेटा आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला ये रहा। दूसरा, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तब अनंत पे बनेगा तो b बराबर बेटा क्या लगाएंगे, अनंत। b बराबर क्या लगाएंगे, अनंत। u बराबर यू ई और f बराबर एफ ई। क्यों? क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब किसके द्वारा बन रहा है, नेत्र का लेंस के द्वारा। क्लियर? तो तब लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। f की जगह एफ ई बराबर b की जगह बेटा अनंत माइनस 1/u की जगह माइनस के यू ई, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और अनंत का कोई मान नहीं होता बेटा, इससे ये अपरिभाषित होता है, इसलिए इसे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो 1/u। इसका वैल्यू लगाया बेटा आवर्धन क्षमता के अंदर। तो m बराबर क्या फॉर्मूला था, m बराबर माइनस के b अपॉन यू ओ इंटू में d अपॉन यू ई। क्लियर? d अपॉन यू ई। अब 1/u बराबर 1/f। लगाए बेटा माइनस के b अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन, और यू ई की जगह किसको लगा देंगे, एफ ई को। क्लियर? ये बेटा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पर बनता है। तो क्वेश्चन केवल हमारा आवर्धन तक पूछा था, पर हमने क्या किया, पूर्ण रूप से क्वेश्चन को इसको करा दिया है। नोट करिए, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा बोल रहा है, किसी परिपथ में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज B समीकरण B बराबर 40 sin 100 पाई t, ये बेटा वोल्ट दे रखा है। क्लियर? द्वारा प्रदर्शित होता है। यहां समय t सेकंड में है, समय वोल्ट था। ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे एक चक्र के लिए बनाइए, और हमसे पूछा है वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ऐसा अगर समीकरण आए तो पहले बेटा इसकी तुलना कर दो, b बराबर b0 साइन ओमेगा t, b बराबर b0 साइन ओमेगा t से। तो यहां पर b0 बराबर बेटा b0 बराबर निकलेगा 40 वोल्ट। b0 बराबर क्या निकलेगा, 40 वोल्ट। और साइन से साइन कैंसिल, ओमेगा बराबर है बेटा 100 पाई। ओमेगा बराबर क्या है, 100 पाई, और टी से टी कैंसिल। क्लियर? लेकिन ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ, और ओमेगा का वैल्यू बेटा कितना है, 100 पाई बराबर 2 पाई एफ। 2 पाई से 100 पाई बेटा कितने बार कट जाएंगे, 50 बार। तो यानी इसकी जो आवृत्ति निकली है वो 50 हर्ट्ज आवृत्ति। इसकी आवृत्ति कितनी निकली है, 50 हर्ट्ज निकली है। और आवृत्ति बराबर होता है, एक फॉर्मूला होता है बेटा T बराबर 1/f। T बराबर क्या होता है, 1/f। तो यहां पर f का वैल्यू लगाएंगे तो T बराबर हो जाएगा 1/50। 1/50। 50 का भाग देंगे बेटा 1 के अंदर, तो 50 का भाग 1 के अंदर देंगे, नहीं जाएगा। 10 लगाएंगे, 10 हो जाएंगे, फिर नहीं जाएगा, फिर भाग टूटे बिंदी, फिर 0। 50 दूनी 100, ये बेटा निकलेगा समय। क्लियर? अब हमसे क्या पूछा है, हमसे t वोल्टेज, समय और वोल्टेज में ग्राफ पूछा है। तो ये बेटा दर्शाएगा इसके वोल्टेज को, ये बेटा दर्शाएगा इसके समय को, और समय के साथ धारा बेटा एक चक्र में पूछी गई है। क्लियर? वोल्टेज का अधिकतम मान V0 बराबर बेटा कितना है, 40। तो अधिकतम मान बेटा यहां पर होगा V0 बराबर 40 वोल्ट, ये अधिकतम मान हो जाएगा। पूरी बेटा एक चक्र के लिए आवृत्ति कितनी निकली है, एक चक्र के लिए 0.02 सेकेंड पूरे चक्र के लिए। तो आधे चक्र में बेटा कितना समय लगेगा, तो आधा लग जाएगा 0.01 सेकेंड। अधिकतम वोल्टेज ये हो गए,
पूरा बेटा समय पूर्ण चक्र में बेटा 0.02 समय लग रहा है। आधे चक्र में कितना लगेगा? 0.01 सेकेंड बेटा ये समय लग जाएगा। क्लियर? उसके बाद हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है बेटा वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान। वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान VRMS पूछा है, और VRMS बराबर होता है V0 बट्टे अंडर रूट में 2। V0 बट्टे अंडर रूट में 2। क्लियर? तो यहां पर बेटा V0 का वैल्यू कितना है? 40 बट्टे अंडर रूट में 2। 40 बट्टे अंडर रूट में 2। 40 को लिख सकते हैं 2 गुणा 20 बट्टे अंडर रूट में 2। 2 गुणा 20 बट्टे अंडर रूट 2। 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 बट्टे 20, और बट्टे में अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, तो 20 इंटू में अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414। 2 का गुणा कर दो, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 20 का गुणा कर रहे। क्लियर? क्या अंक बाद दशमलव, 3 अंक बाद बेटा क्या लगा दे रहे हैं? दशमलव, और ये हमारा किस में आ जाएगा? वोल्टेज आंसर। क्लियर? तो VRMS पूछा था, V0 निकाल दिया, और समय और बेटा वोल्टेज के बीच ग्राफ पूछा था। तो ये वोल्टेज को है, ऊपर वाला V पॉजिटिव और नीचे वाला V निगेटिव, इस मध्य बिंदु O से। क्लियर? अधिकतम मान निकला था V0 बेटा अधिक। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है चुंबकत्व का परमाणुिक मॉडल क्या है? इसके आधार पर अनचुंबकीय, प्रचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। क्लियर? तो पहले बेटा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझते हैं। देखो सबसे पहले समझते हैं चुंबकत्व का परमाणुिक मॉडल क्या है। चुंबकत्व का परमाणुिक मॉडल देखो क्या है। सभी तत्व छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। सभी तत्व किससे मिलकर बने होते हैं? छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित उपस्थित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम नाभिक बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलेंगे? नाभिक। और इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। कौन गति करेंगे? इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है वह क्या कहलाती है? कक्षीय गति कहलाती है। एक तो ये बेटा नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में क्या करेंगे? गति करेंगे, और यही गति इनकी क्या कहलाती है? यही गति बेटा इनकी कक्षीय गति कहलाती है। ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या गति कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर घूमेंगे तो यह गति इनकी क्या कहलाती है? चक्रण गति कहलाती है। और इन्हीं दो गति के कारण इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो इन दोनों गति के कारण जो धारावाही लूप होगा, इस लूप में क्या स्थापित कर देता है? चुंबकीय आघूर्ण को स्थापित कर देता है। क्लियर? तो मैंने यही लिखा है कि सभी तत्व छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में नाभिक का परिक्रमण करते रहते हैं। यह गति इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति कहलाती है। कक्षीय गति के साथ साथ इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी गति करता है। यह गति क्या कहलाएगी? चक्रण गति कहलाती है। इन दोनों गति के कारण धारावाही लूप में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो चुंबकीय आघूर्ण को स्थापित करता है। क्लियर? यही पॉइंट मैंने बताया। अब चुंबक के आधार पर हम क्या करेंगे? पदार्थों का वर्गीकरण। पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है? कि वे पदार्थ जिन्हें हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर विपरीत दिशा में अति क्षीण रूप से चुंबकित होते हैं। विपरीत रूप से क्या होंगे? विपरीत दिशा में अति क्षीण रूप से चुंबकित होंगे।
अर्थात किसी शक्तिशाली जब चुंबक के सिरों के पास लेकर जाओगे तो ये मामूली सा प्रतिकर्षित होंगे। मामूली सा क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे। तो इन्हें क्या बोलेंगे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जैसे सोना, चांदी, नमक, जल आदि। क्लियर? तो मैंने क्या बताया कि वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में अक्षीण रूप से क्या करते हैं? चुंबकित हो जाते हैं, तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास ले जाने पर मामूली सा प्रतिकर्षित होंगे, तो इन्हें क्या बोलेंगे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्लियर? दूसरा है अनचुंबकीय पदार्थ। ये क्या होगा कि जब इन्हें हम क्या करेंगे? जब इन्हें हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर ये क्षीण रूप से चुंबकित होंगे। अर्थात जब इन्हें शक्तिशाली चुंबक की ओर लेकर जाएंगे तो शक्तिशाली चुंबक के ओर ले जाने पर ये क्या होना शुरू हो जाएंगे? आकर्षित। प्रतिचुंबकीय प्रतिकर्षित हो रहे थे, इन्हें शक्तिशाली चुंबक की ओर ले जा रहे, तो ये क्या हो रहे? आकर्षित हो रहे हैं। क्या कहलाएंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ, जैसे एल्यूमिनियम, सोडियम, कॉपर सल्फेट, निकेल आदि। लौह चुंबकीय क्या है? वे पदार्थ जिन्हें हम क्या करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। प्रबल रूप से चुंबकित हो जाएंगे। अर्थात जब हम इन्हें क्या करेंगे? शक्तिशाली चुंबक के सिरों पर लेकर जाएंगे तो शक्तिशाली चुंबक के सिरों पर ले जाने पर ये तेजी से आकर्षित होंगे। तो ऐसे बेटा क्या कहलाएंगे? लौह चुंबकीय पदार्थ, जैसे निकिल, निकिल के बाद बेटा लोहा, कोबाल्ट आदि। क्लियर? तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 8वां था। नोट करिए।